आखिर सबको मेरे पहनावे से इतनी दिक्कत क्यों है? अरे मुझे नहीं बदलना है खुद को, मैं जैसी हूँ वैसी ही अच्छी हूँ। ये है जानवी, जो एक छोटे से गांव की रहने वाली एक साधारण सिंपल लड़की है, जो हमेशा साधारण कपड़े ही पहनती है। थोड़े समय बाद जानवी चाय लेकर बाहर आती है तो हॉल में जानवी के अमीर ससुराल वाले, उसके सास ससुर मीनाक्षी, हरीश, पति अजय, देवर मोहित और नंद कोमल, ये सब सोफे पर बैठे थे। जानवी के अमीर ससुराल वाले मॉडर्न लोग थे। तो तुमने मेरी बात मानी नहीं जानवी? कोई बात नहीं अजय, इंसान को केवल एक ही बार बोला जाता है, बहू को जैसे रहना है उसे रहने दे। अजय चाहता था कि उसकी पत्नी जानवी उनकी तरह मॉडर्न लाइफ जिए, पर जानवी तो अनपढ़ गवार एक छोटे से गांव की निवासी थी। उसे मॉडर्न की तरह रहना नहीं आता था। न वो मेकअप करती थी, न अच्छे कपड़े पहनती थी, बस साधारण साड़ियां ही पहनती थी। रात का समय। जानवी, तुम्हें पता है, तुम्हारे साधारण से पहनावे से हर कोई मेरा मजाक बनाता है। सब कहते हैं कि मैंने एक गवार लड़की से शादी कर ली है। आखिर तुम्हें अच्छे कपड़े पहनने से तकलीफ क्या होती है? जी हमारे गांव में सब साड़ियां ही पहनते हैं, ऐसे छोटे कपड़े पहनना हमारे संस्कारों के खिलाफ है, इसलिए मुझे नहीं पहनने ऐसे छोटे कपड़े। अरे तुमसे तो बात ही करना बेकार है, गवार की गवार ही रहोगी तुम हमेशा। अजय बाहर चला जाता है। वो कहते हैं ना कि कुछ इंसानों को बचपन से जो संस्कार सिखाए जाते हैं वो हमेशा उन्हीं का पालन करते हुए नजर आते हैं। जानवी का भी लगभग यही हाल है। अजय और उसके परिवार वाले शहर में अपने आलीशान घर में रहते हैं और सब आज के जमाने की तरह मॉडर्न जीवन बिताते हैं, जो जानवी को बिल्कुल नहीं आता था। परिवार के हर सदस्य ने जानवी को बदलने की कोशिश की, पर जानवी अपने संस्कारों को नहीं तोड़ रही थी। कुछ दिन बाद शाम में, मम्मी, पापा, मैं इशिता से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। इशिता कौन? आपकी कॉलेज की फ्रेंड? हाँ कोमल, मम्मी, इशिता बहुत अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है, समझदार है। वो भाभी की तरह अनपढ़ गवार नहीं है। मुझे उसी से शादी करनी है माँ। ठीक है, वैसे भी संस्कारी लड़की के चक्कर में पड़कर एक बहू तो अनपढ़ गवार ले आए हम इस घर में, अब दूसरी बहू के मामले में हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। कुछ दिनों बाद मोहित की शादी एक अमीर, सुंदर, गोरी, मॉडल लड़की इशिता से हो जाती है। शादी के दूसरे दिन इशिता अपने कमरे में थी। उसने जीन्स और शॉर्ट टॉप पहन रखा था। तभी जानवी साधारण साड़ी पहने इशिता के पास आती है। इशिता, तुम तैयार हो जाओ, माँ जी तुम्हें बुला रही हैं। अच्छा चलो फिर। कपड़े तो चेंज कर लो, तुम क्या ये रात में पहनने वाले कपड़े पहनकर बाहर जाओगी? रात में पहनने वाले? अरे दीदी, ये रात में पहनने वाले कपड़े नहीं है, ये मैंने अभी पहने हैं। क्या तुम ऐसे कपड़े पहनती हो? पर ये कितने छोटे हैं। ये आजकल का फैशन है दीदी, मैं हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। इन कपड़ों में तो तुम्हारा आधा शरीर दिख रहा है। तुम इस घर की बहू हो इशिता, और बहुएं ऐसे छोटे कपड़े नहीं पहनती। दीदी, आप भी ना एक नंबर की गंवार हो। अरे ये फैशन है और मैं ना साड़ी पहनती, और वैसे भी आपको ऐसे साधारण कपड़े नहीं पहनने चाहिए। आप भी मेरी तरह मॉडर्न कपड़े पहनिए ना। इनफैक्ट हम इतने बड़े घर की बहुएं हैं, हमारा स्टेटस हमेशा बेहतर होना चाहिए ना। नहीं इशिता, ये हमारे संस्कारों के खिलाफ है। घर की बहू हमेशा साड़ी सलवार सूट में ही अच्छी लगती है। ओहो, ये गंवार तो संस्कारों और उसूलों की बातें लेकर बैठ गई। इशिता कमरे से बाहर आती है। बाहर सब सोफे पर बैठे थे। तभी इशिता सोफे पर बैठकर सबसे हंसी मजाक करने लगती है। ये देखकर जानवी दंग रह जाती है। इशिता में संस्कार नाम की चीज है या नहीं? जब से मैं इस घर में आई हूँ, मैं एक भी बार ससुर जी या देवर जी के पास ऐसे नहीं बैठी। वाह भाभी, लुकिंग सो नाइस। अच्छा सुन बहू, आज तेरी मुंह दिखाई की रस्म है, तो आज शाम को घर पर सभी गेस्ट आने वाले हैं, तो तू अच्छे से तैयार हो जाना। ठीक है सासू मॉम। अरे बेटा, शाम की पार्टी की सारी तैयारियां हो गई? जी पापा, हो गई। अमीर लोगों के घर रस्में भी पार्टियों की तरह होती हैं। शाम का समय, इशिता अपने कमरे में एक मिडी शॉर्ट ड्रेस पहनकर खड़ी है। क्या हुआ दीदी? अरे नीचे का कपड़ा कहाँ है? वो पहनना भूल गई क्या तुम? जल्दी पहनो उसे, वरना कोई आ जाएगा। ओह गॉड, क्या करूं मैं इस गंवार जेठानी का? अरे क्या पहन लिया तुमने इशिता? इसमें तो तुम्हारे दोनों पैर दिख रहे हैं। दीदी ये मिडी ड्रेस है और ये इतना ही छोटा रहता है। अरे पर दीदी, आप ना टेंशन मत लीजिए, और आज घर में बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, तो आप भी कोई अच्छे से कपड़े पहन लीजिए। मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस हैं, आप उन्हीं में से कोई एक पहन लीजिए। नहीं नहीं, मैं साड़ी में ही ठीक हूँ। दीदी आप ना हमेशा गंवार ही रहोगी। शाम का समय,
घर में कई सारे गेस्ट आ चुके थे। सब काफी अमीर परिवार से थे और सबने मॉडर्न कपड़े पहने हुए थे। तभी इशिता सबके पास आती है और लोगों के गले लगकर उनसे हाथ मिलाकर बातें करती है। जानवी साधारण साड़ी पहने एक जगह अकेली खड़ी थी। तभी मीनाक्षी उसके पास आती है। बहू, तू यहाँ क्या कर रही है? जा मेहमानों को जूस और नाश्ता दे। तभी जानवी मेहमानों को जूस और नाश्ता देती है। अब उन अमीर लोगों में से एक अमीर मॉडर्न महिला शांति मीनाक्षी से कहती है, मीनाक्षी जी, आपने तो अपने घर में काम वाली बाई भी लगा रखी है। अगर ऐसी काम वाली बाई और कोई हो तो मुझे बताइएगा। मैं काम वाली बाई नहीं हूँ, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। क्या बहू? हुलिया देखा है क्या अपना? तो जैसी भिखारन ओबरॉय खानदान की बहू। सब जानवी की बात पर और उसके हुलिये को देखकर उस पर हंसने लगते हैं। अरे मीनाक्षी जी, सुना आपने? ये काम वाली बाई खुद को आपकी बहू बता रही है। हाँ, ये मेरी बड़ी बहू है। अच्छा, तो आपकी बहू इतनी गंवार कैसे मीनाक्षी जी? क्या इसके पेरेंट्स ने इसे रहन सहन का तरीका भी नहीं सिखाया है? दीदी, आप ना इस समय अपने कमरे में चले जाएं। मैंने आपको कहा था ना, आप अच्छे कपड़े पहन लीजिए। देखिए सब कैसे मजाक बना रहे हैं आपका। गंवार कहीं की, मेहमानों के सामने हमारा अपमान मत कर। जा अपने कमरे में जा और इन लोगों के जाने तक बाहर मत आना तू। सब जानवी की सादगी का मजाक बनाकर उन पर हंसने लगते हैं। अपना इतना अपमान देखकर जानवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने कमरे में आकर बैठ जाती है। आखिर क्या बुराई है इन कपड़ों में? क्या साड़ियाँ सलवार सूट पहनने वाले लोग इंसान नहीं होते हैं क्या? इधर सब पार्टी में खूब एंजॉय कर रहे थे। सबने मेरा अपमान किया ना। वो लोग क्या समझते हैं कि केवल वही इंसान है क्या? अब इंसान नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं भी मॉडर्न लाइफ जीऊंगी, पर अपने अंदाज से। तभी जानवी अपनी अलमारी से एक सुंदर सा फ्रॉक निकालती है जिसकी डिजाइन काफी शानदार थी। ये फ्रॉक मैंने पायल के लिए सिया था, पर अब वो इस दुनिया में नहीं रही। चलो अब इस फ्रॉक को मैं ही पहन लेती हूँ। जानवी उस फ्रॉक को पहन लेती है। यह फ्रॉक मॉडर्न स्टाइलिश फ्रॉक थी। उसकी आस्तीन काफी लंबी और डिजाइनिंग वाली थी, जिसे पहनकर जानवी काफी सुंदर और मॉडर्न लग रही थी। तभी जानवी अपना अच्छा सा मेकअप करके सुंदर सी ज्वेलरी पहनती है। इस फ्रॉक में जानवी के शरीर का एक भी हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा था। तभी जानवी बाहर सबके पास आती है और जानवी का ये नया लुक देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये वही लड़की है या उसकी कोई हमशक्ल? जानवी बहू, वाओ, लुकिंग सो ब्यूटीफुल यार। कोमल जानकी के पास आती है। वाह भाभी, नाइस फ्रॉक, कितनी सुंदर लग रही हो आप। माँ जी, कैसी लग रही हूँ मैं? वाओ दीदी, नाइस लुक। ये फ्रॉक तो कितना सुंदर है, कहाँ से लाए आप इसे? इशिता, ये फ्रॉक मैंने सिया है। गांव में मैं बाबा के साथ सिलाई का काम करती थी। मेरे बाबा बहुत अच्छे दर्जी थे और हमारे गांव में अगर किसी को मॉडर्न कपड़े पहनने होते थे तो वो ऐसे कपड़े नहीं पहनते थे जिनमें उनका शरीर दिखाई देता हो, क्योंकि वो गांव की रीति के खिलाफ था। इसलिए सब इस तरह के कपड़े सिलाकर पहनते थे जिनमें हमारा शरीर नहीं दिखता था। ये फ्रॉक मैंने एक लड़की के लिए सिया था, पर उसकी मृत्यु हो गई थी और तब से ये मेरे पास ही था। बहू, हम तो तुझे गंवार समझ रहे थे, पर तू तो हमसे भी ज्यादा होशियार निकली। आंटी जी, मॉडर्न लाइफ जीने का मतलब ये नहीं कि हम अपने संस्कारों को भूलकर छोटे कपड़े पहनकर दुनिया वालों को अपना जिस्म दिखाते रहें। मॉडर्न लाइफ जीने और उसमें पहनावे के ऐसे भी तरीके होते हैं। ये सुनकर सब गेस्ट लोग तालियां बजाने लगते हैं। सही कहा तूने बहू, हमें अपने संस्कार कभी नहीं भूलने चाहिए। आज से हम तेरी कही बात पर अमल करेंगे। हाँ दीदी, आज से मैं भी ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगी जिसमें मेरा शरीर दिखाई दे। अपनी बहू की तारीफ सुनकर मीनाक्षी और सब काफी खुश होने लगते हैं। अगले दिन जानवी अपने लिए नए अंदाज के मॉडर्न कपड़े सिलने लगती है जिन्हें पहनने पर जिस्म दिखने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। तभी इशिता, कोमल, मीनाक्षी भी जानवी की बात का पालन करते हैं और वो भी इशिता की तरह फुल मॉडर्न कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद जानवी और सब खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। रसोई का बजट जेठानी के हाथ। क्या बात है रिया, तेरे पति तो तुझ पर बहुत खर्च करते हैं। राधा, मेरे पति ना मुझे एक पैसा नहीं देते। अच्छा, तो फिर तूने इतने कीमती नेकलेस कैसे खरीदे? अरे वो तो मैंने परिवार के खर्चे से बचत करके पैसे जमा किए थे। मैंने फिजूल खर्च करने एकदम बंद कर दिए थे और पाई पाई जमा करके इतने पैसे जमा किए थे। थोड़े समय बाद राधा अपने घर आती है, जहाँ घर में राधा के सास ससुर नीलिमा, राकेश, पति देवर अजीत कुमार और ननद आरती, ये सब थे। राधा के ससुराल वाले मिडिल क्लास लोग थे। राधा, तुम तो राशन लाने गई थी ना, राशन क्यों नहीं लाई?
पहले तो मैं रसोई में देख लेती हूँ, जिस चीज की जरूरत होगी केवल वही चीज मैं ले आऊंगी। बेवजह ज्यादा चीजें लाकर फिजूल खर्च नहीं करना आप मुझे। राधा रसोई में आती है। रिया सही कह रही थी, हमें बचत करना ही चाहिए। अब इस घर में केवल उतना ही सामान आएगा जितनी हमें जरूरत होगी, और आज से कीमती वाले चावल और कीमती राशन का उपयोग करना बंद। राधा रसोई में रखा सारा सामान देखती है। इस महीने का केवल 1500 रुपए का राशन ही लाना है मुझे, और मेरे पास 3000 रुपए हैं। चलो अच्छा है, शुरुआत में ही आधे पैसों की बचत हो गई मेरी। थोड़े समय बाद राधा इस बार घर में राशन सबसे सस्ता और कम मात्रा में लेकर आती है। रात का समय, सब घर में खाने के लिए बैठे थे, तो राधा सबको दाल चावल परोसती है। ये चावल कैसे हैं राधा? बासमती चावल बनाना था ना? जी, जब बात पेट भरने की ही है तो इतने कीमती चावल क्यों खाना, इसीलिए मैंने सस्ते चावल लाए हैं। पर बहू, रोज रात को तो तू सब्जी बनाती है ना, फिर आज चावल क्यों? माँ जी, हम सवेरे शाम सब्जी खाकर बेवजह अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। सब्जी के दाम कितने महंगे हो गए, इसीलिए आज से हम अपने बजट का ध्यान रखेंगे और फिजूल खर्च बंद कर देने चाहिए। हाँ, हमें बजट का ध्यान तो रखना ही चाहिए। परिवार का गुजारा अजीत की ही कमाई से होता था, और कुमार जो एक छोटे से कारखाने में काम करता है वो अभी काम सीख रहा था। कुछ दिन बाद नीलिमा और राकेश कुमार की शादी एक अंजलि नाम की लड़की से करा देते हैं। और शादी के दूसरे दिन सवेरे, माँ जी, मैं शामू काका को राशन के पैसे देकर आती हूँ। चलो, मैं रास्ते में तुम्हें छोड़ दूंगा। अजीत एक कंपनी में चपरासी की नौकरी करता है। तभी दोनों बाहर चले जाते हैं। अंजलि बहू, जा सबके लिए खाने की व्यवस्था कर दे। अंजलि रसोई में आती है। अब ये रसोई और यहाँ की हर चीज अंजलि की जेठानी राधा के इशारों पर चलती है, और सब चीजें बजट के हिसाब से ही रखी हुई हैं। तभी अंजलि सामने मिर्च, नमक, हल्दी, राशन के डिब्बों को देखती है तो सब पर एक चिट लगी हुई थी, और हर चिट पर एक तारीख लिखी हुई थी। ये क्या, यहाँ हर डिब्बे के ऊपर तारीख क्यों लिखी हुई है? अंजलि को राधा के नियम के बारे में पता नहीं है। अब क्या बनाऊं खाने में? तभी अंजलि को सामने एक जीरा बासमती चावल का पैकेट दिखाई देता है। चलो, सबके लिए बिरयानी और सब्जियां बना लेती हूँ। तभी अंजलि उस बासमती चावल से बिरयानी बनाने लगती है, और साथ में सब्जियां भी। कुछ घंटों बाद राधा घर आती है। माँ जी, इस बार बहुत ज्यादा खर्चा हो चुका है, इसीलिए अब हमें फिजूल खर्च बंद करने होंगे। तभी राधा रसोई में आती है तो अंजलि ने बड़ा सा बर्तन भरकर बिरयानी बना रखी थी, और साथ में कई सारी सब्जी भी। अरे अंजलि, इतना सारा खाना क्यों बना दिया? और ये चावल क्यों लिए? ये चावल अच्छे थे इसीलिए मैंने लिए। तुम्हें किसने कहा था मेरी रसोई में बिना पूछे आने के लिए? यहाँ मैं एक एक पैसे की बचत कर रही हूँ, और तूने आते ही मेरा इतना नुकसान कर दिया। ये चावल और राशन मैंने मेहमानों के लिए रखे थे। जब मेहमान आएंगे तो हम इस राशन से खाना बनाएंगे। माँ जी ने कहा था मुझे खाना बनाने के लिए। देख अंजलि, इस घर में सवेरे उतनी ही सब्जी बनती है जितनी जरूरत हो। ज्यादा सब्जी बनाकर हम अपना नुकसान नहीं करते हैं, और रात में केवल सादे चावल और दाल ही बनती है, वो भी लिमिट में, ज्यादा नहीं। पर मुझे ये सब नहीं पता था जेठानी जी। देख अंजलि, यहाँ हर डिब्बे के ऊपर तारीख लिखी है, और हर डिब्बे में जो जो सामान रखा है वो सामान उस तारीख तक चलना चाहिए। जो डिब्बे पर लिखी है तारीख से पहले सामान खत्म नहीं होना चाहिए। पर इतनी बारीकी क्यों जेठानी जी? क्योंकि अजीत जी की कमाई बहुत कम है, और एक बात, जितना खाना मैं तुझे बनाने के लिए कहूंगी तू केवल उतना ही खाना बनाएगी, समझी? राधा अपने बजट के सारे नियम अंजलि को बता देती है। मैं आगे से ध्यान रखूंगी जेठानी जी। अगले दिन रात में, सुन अंजलि, सादे चावल 1 गिलास बना ले और थोड़ी सब्जी बना ले, और हाँ, खाना ज्यादा मत बनाना वरना बेवजह खाना वेस्ट हो जाएगा। राधा बाहर चली जाती है, और राधा का काम बस बजट पर खर्च और राशन सामान लाना यही सब था। जेठानी जी तो अजीब हैं। थोड़े समय बाद अंजलि नमक का डिब्बा लेती है तो उसके हाथों से हल्दी का डिब्बा नीचे गिर जाता है, और सारी हल्दी नीचे फर्श पर गिर जाती है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? तभी राधा वहां आती है। ये क्या, तूने सारी हल्दी गिरा दी? आंख से अंधी है क्या तू? वो गलती से गिर गया डिब्बा जेठानी जी। यहाँ एक एक पैसा बचाने के लिए मैं इतनी बचत कर रही हूँ, तू ऐसे लापरवाही करके मेरा नुकसान करती जा रही है। मुझे माफ कर दीजिए जेठानी जी, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी। अब फिर से घर में हल्दी लेकर आना होगा। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। अंजलि से जब भी कोई गलती होती तो राधा उसे हर बार खरी खोटी सुनाती थी। एक दिन राधा और अंजलि रसोई में थे। सुन अंजलि, आज दोपहर में घर पर मेहमान आ रहे हैं, तो आज तू 3 किलो सब्जी बना ले, क्योंकि मेहमानों के सामने खाना कम नहीं होना चाहिए। जी जेठानी जी। 2 घंटे बाद नीलिमा के घर कुछ मेहमान आते हैं। अब इधर गैस पर एक बर्तन में सब्जी बन रही थी, और अंजलि रसोई के एक कोने में बैठकर अपनी माँ से फोन पर बातें कर रही थी। अब अंजलि बातों में इतनी मगन थी कि बर्तन में सब्जी जल रही थी, और उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं था। तभी वहां राधा आती है। अरे सब्जी! राधा जल्दी से गैस बंद करती है।
हे भगवान, ये सारी सब्जी तो जल गई। ये क्या हो गया मुझसे? तुझ में अकल नहीं है क्या अंजलि? पूरी सब्जी जलकर कोयला हो गई और तू फोन पर बातें करने में मगन थी। जेठानी जी, वो माँ का फोन था। तुझे चीजों की जरा सी भी कदर नहीं है अंजलि। गलती हो गई मुझसे जेठानी जी, मैं दूसरा खाना बना देती हूँ। इस घर में राशन तेरे मायके से नहीं आता, जो तू यहाँ इतना नुकसान पे नुकसान करती जा रही है। बस कीजिए जेठानी जी, आप तो मुझे सुनाती ही जा रही हो। जैसे आप इस घर की बहू हो, वैसे मैं भी इस घर की बहू हूँ, पर आपने तो मुझे अपनी नौकरानी बनाकर रख दिया है। दोनों में बहस छिड़ जाती है। दोनों की आवाज सुनकर वहाँ नीलिमा आती है। अरे घर में मेहमान हैं, उनका कुछ तो लिहाज करो, ऐसे दुश्मनों की तरह क्यों लड़ रही हो तुम दोनों? माँ जी, जेठानी जी मुझ पर कुछ ज्यादा ही हुक्म जता रही है। इस घर की बहू मैं भी हूँ और मैं भी इस घर पर उतना ही अधिकार रखती हूँ जितना जेठानी जी का है। मुझे भी यहाँ अपनी पसंद की चीजें करने का अधिकार है। ज्यादा जुबान ना चला अंजलि बहू। राधा बहू जो कर रही है वो सही है। अगर तुझे इतनी ही तकलीफ हो रही है ना राधा बहू से, तो अपनी रसोई अलग कर और अपने पति को बोल घर चलाने के लिए। आई बड़ी बकवास करने वाली। माँ जी, खाना तो सारा जल गया, अब क्या करें? बहू, अब तो ही बना दे जल्दी से, कुछ बाहर मेहमान खाने की राह देख रहे हैं। राधा खाना बनाने में लग जाती है। अगर कुमार जी अच्छी कमाई करते तो आज मुझे जेठानी जी का इतना सुनना नहीं पड़ता। अगले दिन अंजलि रसोई में आकर फ्रिज खोलती है तो वो बंद था। ये फ्रिज कैसे बंद हो गया? अंजलि फ्रिज का प्लग दोबारा से निकाल कर लगाती है तो शॉर्ट सर्किट होने से फ्रिज के अंदर आग लग जाती है। सब वहां आ जाते हैं और जैसे तैसे आग बुझाते हैं। ये क्या किया तूने अंजलि? तूने फ्रिज को खराब कर दिया। नहीं 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 जेठानी जी, फ्रिज तो पहले से ही बंद था, मैं तो बस ऐसे। चुप कर, इतनी लापरवाह कैसे है तू? अंजलि, जब देखो तब नुकसान पे नुकसान करती जा रही है हमारा। अजी मेरा यकीन कीजिए, वो फ्रिज। राधा बहू इतनी मेहनत से पाई पाई बचा रही है और तू चीजों को खराब करके ऐसे नुकसान करती जा रही है। सब अंजलि को बुरा भला कहने लगते हैं। देखकर अंजलि खूब रोती है। कुछ दिन बाद अंजलि गर्भवती हो चुकी थी और 1 साल बाद वो एक बेटे को जन्म देती है, पर उसके बच्चे को पेट में अजीब सा इन्फेक्शन हो गया था। आप लोग तुरंत 80,000 रुपए की व्यवस्था कीजिए। हमें जल्द से जल्द बच्चे का ऑपरेशन करना होगा, वरना बच्चे की जान को खतरा है। अरे मेरे पास तो 1 पैसा नहीं है, अब कहाँ से लाऊं मैं इतने पैसे? इतने पैसे तो मेरे पास भी नहीं है। मेरे पास हैं पैसे। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए राधा? मैं हमेशा घर में जो बचत करती थी ना, उसी बचत में से मैंने कई सारे पैसे जमा किए हैं। तभी राधा अपने जमा किए पैसे अजीत को दे देती है, जो 70,000 रुपए थे। उसके बाद अंजलि के बच्चे का इलाज हो जाता है और वो ठीक हो जाता है। कुछ दिन बाद सब घर में थे। जेठानी जी, अगर आप ना होती तो आज मेरा बच्चा मेरे पास ना होता। मुझे माफ कर दीजिए जेठानी जी, आप जो बजट तय करके बचत करती थी तो मैं आपको गलत समझती थी, पर आज मुझे समझ आया कि हमें हर समय बचत करते रहना चाहिए। आज से मैं भी हमेशा बचत करूंगी जेठानी जी। उसके बाद अंजलि भी राधा की तरह बजट पर काफी ध्यान देने लगी और दोनों मिलकर कम बजट में परिवार को अच्छे से चलाने लगे और अच्छी खासी बचत करके खुशी खुशी अपना आगे का जीवन बिताने लगे।